कभी सोचा है कि कोई देश अपने बच्चों को अपनी कहानी, अपनी पहचान कैसे सिखाता है? आज हम यही देखने वाले हैं भारत की स्कूल की किताबों के पन्ने पलटकर कि वो कौन सी कहानी है जो करोड़ों बच्चों को सुनाई जा रही है। और ये कहानी, इसकी शुरुआत होती है इन दमदार शब्दों से, हम भारत के लोग। ये हमारे संविधान की प्रस्तावना है और सोचिए यही वो पहली चीज़ है जो हर स्टूडेंट को सिखाई जाती है। यहीं से शुरू होता है सब कुछ। तो हमारा सवाल बिल्कुल सीधा है, कोई भी देश अपने बच्चों को अपनी कहानी कैसे सुनाता है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलिए हम और आप मिलकर भारत की स्कूल की किताबों की दुनिया में चलते हैं। अच्छा, तो हमारा सफ़र कैसा होने वाला है? हम शुरू करेंगे राष्ट्र के वादे से, फिर चलेंगे प्राचीन साम्राज्यों की दुनिया में, देखेंगे हमारे लोकतंत्र का ड्रामा, आज की चुनौतियों को समझेंगे और आखिर में एक बहुत ज़रूरी सवाल पर आकर रुकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, राष्ट्र का वादा। देखिए, यहीं से हर स्टूडेंट को ये बताया जाता है कि आखिर ये देश, ये रिपब्लिक किन आइडियल्स, किन आदर्शों पर टिका हुआ है। अब ये शब्द सुनने में काफ़ी भारी लगते हैं ना, संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, पर किताबें इन्हें बहुत सिंपल तरीके से समझाती हैं। वो बताती हैं कि इन सब का मतलब है सबको न्याय मिले, सोचने की आज़ादी हो, बराबर मौके मिले। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो नींव है जिस पर पूरे देश की नागरिकता का पाठ पढ़ाया जाता है। लेकिन एक मिनट, ये जो मॉडर्न वादे हैं, क्या ये अचानक से आ गए? नहीं, किताबें इन्हें सीधा जोड़ती हैं हमारे हजारों साल पुराने इतिहास से, ये बताने के लिए कि हमारी जड़ें बहुत गहरी हैं, ये कोई नई नवेली कहानी नहीं है। तो स्टूडेंट्स को क्या दिखाया जाता है? उन्हें एक सीधी साधी कहानी बताई जाती है। देखिए, पहले छोटे छोटे राज्य थे, महाजनपद, फिर आया मौर्य साम्राज्य जिसने सबको एक साथ जोड़ा, और फिर आए अशोक जिन्होंने इस साम्राज्य को एक नैतिक दिशा दी, धम्म का रास्ता दिखाया। एक तरह से बिखराव से एकता की तरफ का सफर। और यहीं पर कहानी एक बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है। ये शब्द देखिए, ये किसी और के नहीं बल्कि खुद सम्राट अशोक के हैं। वो एक जंग जीतने के बाद जश्न नहीं मना रहे हैं, बल्कि उस जंग में हुई मौतों पर दुख जता रहे हैं। सोचिए, बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है कि असली ताकत जीतने में नहीं बल्कि करुणा और इंसानियत में है। तो प्राचीन भारत से सीधा आते हैं आज़ादी के बाद के भारत में। अब पर्दा उठता है एक नए नाटक पर, लोकतंत्र का नाटक। स्कूल की किताबें इस दौर को दुनिया के सबसे बड़े और सबसे दिलचस्प डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट की तरह पेश करती हैं। तो इस नाटक का पहला एक्ट कैसा था? किताबें बताती हैं कि शुरुआत में पिक्चर बहुत क्लियर थी। एक ही पार्टी थी जिसका हर तरफ दबदबा था, कांग्रेस। क्यों? क्योंकि आज़ादी की लड़ाई की विरासत उनके साथ थी। मगर कहानी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 2004 से 2019 के बीच क्या हुआ? कांग्रेस की सीटें कम होती गईं और दूसरी तरफ बीजेपी की सीटें बढ़ती चली गईं। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये भारतीय राजनीति में आए एक जबरदस्त बदलाव की कहानी है, एक नए युग की शुरुआत। तो स्टूडेंट्स को इससे क्या सीखने को मिलता है? सबक ये है कि वो एक पार्टी के दबदबे वाला दौर अब खत्म हो चुका है। अब दौर है मिलीजुली सरकारों का, गठबंधनों का और नई पॉलिटिकल ताकतों का। पावर अब किसी एक के हाथ में नहीं है। पर रुकिए, भारत की कहानी सिर्फ चुनाव और राजनीति की तो नहीं है ना? स्कूल का सिलेबस बच्चों को उन असली चुनौतियों से भी रूबरू कराता है जिनसे देश आज जूझ रहा है। एक बड़ा मुद्दा है पर्यावरण। भूगोल की किताबें सीधे सीधे बताती हैं कि हमारी दो सबसे पवित्र नदियां गंगा और यमुना आज देश की सबसे ज्यादा प्रदूषित नदियों में से है। ये सिर्फ एक फैक्ट नहीं है, ये एक नेशनल कंसर्न है जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। और ये मामला सिर्फ देश के अंदर का नहीं है, ग्लोबल लेवल पर भी भारत का क्या स्टैंड है ये भी सिखाया जाता है। जैसे क्लाइमेट चेंज पर बहस होती है तो अमीर देश कहते हैं कि भाई पर्यावरण बचाने की जिम्मेदारी सबकी बराबर है, लेकिन भारत का तर्क है कि नहीं, जिन्होंने इतिहास में ज्यादा प्रदूषण फैलाया है उन्हें ज्यादा जिम्मेदारी भी उठानी होगी। तो इस पूरे सफर के बाद हम कहाँ पहुंचे? भारत की स्कूल की किताबें आखिर में हमें क्या कहानी सुना रही हैं? अगर हम सब कुछ जोड़कर देखें तो एक ऐसी राष्ट्रीय पहचान बनाने की कोशिश है जो हमारे संविधान के आदर्शों और हमारी प्राचीन सभ्यता दोनों पर टिकी है। इसमें हमारे लोकतंत्र के उतार चढ़ाव की कहानी भी है और आने वाले कल की चुनौतियों का एहसास भी।
ये बच्चों को सिर्फ रटना नहीं बल्कि सोचना और पहल करना सिखाने का एक मिशन है। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ देता है। अगर स्कूल की किताबें इतिहास का पहला ड्राफ्ट लिखती हैं, तो अगला चैप्टर, अगला अध्याय कौन लिखेगा? शायद वो जो आज इन किताबों को पढ़ रहे हैं। सोचने वाली बात है ना?